और 2021 मैं मोदी जी का अच्छा नहीं मानता हूँ। और आप देख ही रहे हैं, जब से 2021 शुरू हुआ है किसान आंदोलन जगह जगह अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। अब 2-3 दिन से बैंक कर्मचारियों का भी मामला, और ये इसको हल्के में ना लें आप देखना, यदि राम कुमार जी आपकी और हमारी दोबारा मुलाकात होती है तो आप ये महसूस करेंगे कि जनता सड़कों पर बहुत उतरने वाली है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की साख पर भी ये वाला साल धब्बा पहुंचाएगा। ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में 1 या 2 स्टेट्स में जो बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं वो बगावत भी करें। और आप आने वाले समय में ये चीज देख लेना, शरद पवार अपोजिशन ऑफ द लीडर बनेंगे जो नरेंद्र मोदी जी के सामने रुकावटें पैदा करेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में अभी बड़े पद पर आना बाकी है, उनका क्रीम आना बाकी है। अभी एक टर्म में उनका क्रीम आना बाकी है। ये आप लिख लीजिएगा, वे अपने बुद्धि के बल पर, चतुरता के बल पर बड़े पद को सुशोभित करेंगे। जिस व्यक्ति को जनता वृद्धावस्था में मान चुकी है या ये मान चुकी है कि बूढ़े हो गए हैं, अब राजनीति उनकी खत्म हो रही है, तो मैं दोबारा भारत की जनता को उस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि शरद पवार, अच्छा शरद पवार आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होंगे। जो भारत में मेन व्यक्तियों की कुंडली में देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन ज्यादा डटकर खड़ा हो सकता है या कौन उनको अपने राजनीतिक चातुर्य से उनको क्षति पहुंचा सकता है या उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप महसूस करेंगे आने वाले टाइम में शरद पवार अपोजिशन ऑफ द लीडर बनेंगे। आप ये वाली बात मेरी लिख लीजिएगा, जो विपक्ष को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। और उनका अभी शरद पवार जी का, लिख लीजिएगा मेरी बात को, शरद पवार जी का अभी क्रीम समय आना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल टुडे भारत, और मोबाइल टुडे भारत आज एक नई अहम शुरुआत करने जा रहा है जिसका नाम है चाय चुस्के वेद आर के। जी हाँ, चाय के साथ हम उन लोगों से मिलेंगे जो आज समाज में अपना एक अहम योगदान रखते हैं और जिनको अपनी बातों से जाना भी जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर जनपद के रहने वाले पंडित विभू गौड़, जिन्होंने अपनी कई भविष्यवाणी करके लोगों को हिला दिया है। आज हमारे साथ मेहमान पंडित विभू गौड़ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार किस तरह से उन्होंने अपनी जो ज्योतिषीय गणना है उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं और जो कि सटीक भी साबित हुई हैं। पंडित जी, पिछले कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं कि आपने तमाम जो भविष्यवाणियाँ की हैं, आपके फेसबुक पेज पर भी हमने देखा है, वो भविष्यवाणियाँ अधिकतर सटीक साबित हुई हैं। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसी को साथ लेंगे। पहले मैं अगर बात करूं, आपने महाराष्ट्र में कहा था कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बातें कही थी, जिसको कि आपने अपने फेसबुक पोस्ट पे भी डाला था। क्या थी, किस तरह से थी और क्या वो पूरा मामला था? 20-21 नवंबर 2019 में जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे और महाराष्ट्र में काफी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी, तो मैंने 20 या 21 नवंबर 2019 में भविष्यवाणी करी थी कि मीडिया चाहे कुछ ही बोलता रहे। असल में हम मीडिया के आधार पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हमें भविष्यवाणी करना है आदमियों की या व्यक्तियों की चार्ट को देखकर, उनका चार्ट या उनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। तो उसके आधार पर मैंने, जब लोग बाग सब ये कह रहे थे कि शरद पवार खत्म हो गए, आज भी शरद पवार बुजुर्ग हो गए, खत्म हो गए, तो मैंने उस समय भविष्यवाणी करना ज्यादा उचित समझा। तो मैंने उस समय भविष्यवाणी करी थी कि मीडिया चाहे महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण चाहे कुछ ही कहता रहे, लेकिन इस बार बीजेपी और शिवसेना अलग अलग हो जाएंगी और उद्धव ठाकरे मजबूत होकर निकलेंगे और शरद पवार पर्दे के पीछे से मेन भूमिका अदा करेंगे और अपने सारे राजनीतिक शत्रुओं को किनारे लगा देंगे और देश में सम्मान प्राप्त करेंगे। और आप देख रहे हैं शरद पवार जी ने पर्दे के पीछे से क्या भूमिका अदा करी और बीजेपी को सत्ता से बाहर दूर करने में मेन भूमिका अदा करी। और आज भी आप देख रहे हैं शरद पवार जी की मेन भूमिका विपक्ष के नेता के तौर पर उभर रही है। ये तो पंडित जी बात है शिवसेना और भाजपा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी आपने कुछ बातें कही थी अपने फेसबुक पोस्ट। ये उसी दौरान की बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में मैंने 21 नवंबर 2019 में ही भविष्यवाणी करी थी। मैंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया श्री कमलनाथ जी के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, श्री कमलनाथ जी के लिए दुविधा उत्पन्न करेंगे और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में बगावत का ये जो मेन भूमिका है ये बगावत का रूप धारण कर ले और आने वाले टाइम में 28 जनवरी
2020 के बाद जब कोरोना का काल शुरू हो रहा था तो मैंने कहा था 28 जनवरी 2020 के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कमलनाथ गवर्नमेंट को गिराने में मेन भूमिका अदा करेंगे और उसमें यह भी हो सकता है कि कोई बगावती निर्णय ले जिसमें अपनी पार्टी बनाना या कोई बड़ा निर्णय लेना शामिल हो। तो आपने देखा है कि अपना निर्णय उन्होंने लिया और बगावती निर्णय लेकर कमलनाथ जी गवर्नमेंट गिरा दी। 28 जनवरी के बाद ही हुआ है सब कुछ, और जबकि हम ये भविष्यवाणी डाल चुके थे नवंबर 2019 में। तो ये हमारे साथ पंडित विभुगोड़ की जो वो भविष्यवाणियाँ हैं जो अपने आप में सटीक साबित हुई हैं, और हालांकि ऐसा नहीं है, उसका प्रमाण है उनकी जो फेसबुक वॉल है उस पर वो अपनी जो भविष्यवाणियाँ हैं उनको डालते हैं, उसके बाद उनका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद क्योंकि अभी हाल ही में भी उन्होंने कई भविष्यवाणियाँ की थी जो कि अभी तमाम बड़े बड़े अखबारों में भी उनका लेख छपा है। और क्योंकि मोबाइल टुडे भारत ने क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और अपने आप में उनका एक ओहदा है, इसीलिए आज उनके साथ हम यहाँ मिलने पहुँचे हैं। और पंडित जी, अगर मैं बात करूं सचिन पायलट के बारे में, आपने कहा था कि वो सरकार गिराने के बाद विधायकों के साथ बात करेंगे, वो भी एक भविष्यवाणी आपने की थी। ये सावन का टाइम था और कोरोना अपनी मेन त्रिप समय से चल रहा था। तो सावन में मैं थोड़ा पूजा में रहता हूँ, तो अचानक सचिन पायलट जी ने 20 या 21 विधायक तोड़कर गुड़गांव चले गए थे और राजस्थान की गवर्नमेंट दिक्कत में आ गई थी। तब कई विद्वान जनों ने या कई विधायकों ने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया मैं थोड़ा पूजा में हूँ। कहने लगे नहीं गुरुदेव इसके बारे में भविष्यवाणी निकालें। तो मैंने ये भविष्यवाणी निकाली थी 12 जुलाई के आसपास, 12 जुलाई 2020 में, जब जो सचिन पायलट जी 20-21 विधायक तोड़कर गुड़गांव में किसी होटल में जाकर रुक गए थे। तो मैंने कहा था, और ये फेसबुक पे भी डली हुई है मेरी भविष्यवाणी, तो मैंने उस समय कहा था कि सचिन पायलट अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 20-21 विधायक उन्होंने जरूर तोड़ लिए, लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट को, यानी कि अशोक गहलोत की गवर्नमेंट को वे गिरा नहीं पाएंगे और इसमें वे अपना ही नुकसान करेंगे और उनकी राजनीतिक शक्तियां छीन ली जाएंगी। और आज आप देख ही रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत को कोई दिक्कत नहीं होगी, अशोक गहलोत अपनी गवर्नमेंट बचाकर ले जाएंगे। तो ये 12 या 17 जुलाई 2020 में ये भविष्यवाणी मेरी फेसबुक पर पोस्ट है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आज आप देख ही रहे हैं, सचिन पायलट को उसके बाद ही पद से मुक्त कर दिया गया और आज ठीक है वे कांग्रेस में दोबारा आए, लेकिन अशोक गहलोत जी के तो, और इसलिए मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी वहाँ बड़े ताकतवर नेता हैं, अशोक गहलोत जी को हिला नहीं पाएंगे वे। बिल्कुल, देखिए ये पंडित जी की वो भविष्यवाणियाँ हैं जो उन्होंने समय समय पर इन बातों को रखा है। पंडित जी, क्योंकि हमारा जो शो है चाय चुस्की विदार के, तो चाय हमारे सामने रखी हुई है, तो एक एक चुस्की जो है चाय की भी हो जाए, प्लीज़ आप लीजिए। अगर हम बात करें पंडित जी, जो राजनीतिक पार्टियों की उथल पुथल है, तो उसमें आज के समय में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से आपको लगता है? अभी आपने देखा होगा, लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में मैंने उत्तरांचल के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में भी भविष्यवाणी करी थी। और आपने देखा होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बड़ा आर्टिकल छपा और फेसबुक पर भी मेरी भविष्यवाणी डली हुई है। मैंने कहा था कि 20 जनवरी के बाद उत्तरांचल में प्राकृतिक आपदा आएगी जिससे जनता त्रस्त हो सकती है। तो आपने देखा कि वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई, तपोवन जो डैम है उससे पानी का प्रभाव इतना तेज आया, ग्लेशियर टूटा, जिससे वहाँ पर काफ़ी जनता में त्रासदी हुई, डैम पूरे के पूरे नष्ट हो गया। और मैंने उसके बाद ये भी लिखा था कि विधायकों में थोड़ा सा बीजेपी के विधायकों में थोड़ा सा असंतोष बनेगा और जिससे वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिक्कत में आएंगे और उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो हाल में आपने देख लिया, सारा का सारा घटनाक्रम 20 जनवरी के बाद ही हुआ है। और अभी आने वाले टाइम में राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा होनी है। ये जो समय चल रहा है, राजनीतिक उथल पुथल का बहुत बड़ा दौर चलेगा जिससे जनता भी त्रस्त होगी। पंडित जी, अगर हम बात करें ज्योतिष गणना की, पिछले काफ़ी समय से आप ज्योतिष गणना करते चले आ रहे हैं जी। आखिर ये जो जुड़ाव आपका जो लगाव रहा ज्योतिष के साथ, ये कब से रहा? ये बात राम कुमार जी आपने बड़ी गहरी बात पूछ ली है। ये सन 97 से मैं इस लाइन में हूँ और सन 97 और 98 से मैं इसमें लगातार शोध कर रहा हूँ और मेरा ये व्यक्तिगत जुड़ाव है। वैसे तो जो ज्योतिष गणना होती है वो जीवन के हर पहलू पर होती है, लेकिन मेरा जो ज़्यादा लगाव रहा पॉलिटिशियन पर और IAS IPS लॉबी पर, इन पर भविष्यवाणी करना
जबकि ये बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसको ही चुना। जैसे एक डॉक्टर बॉडी के अलग अलग पार्ट के डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन भी होते हैं, हार्ट सर्जन भी होते हैं, उसी प्रकार मैंने एक ज्योतिष गणना में सिर्फ पॉलिटिकल क्षेत्र चुना और IAS IPS लॉबी को चुना कि एक अरे पॉलिटिकल सर्जन है। इसको आप कह सकते हैं। एक आदमी नहीं, एक जीवन में ज्ञान का विषय बन जाता है, या सोचने का, एक जिज्ञासु ज्योतिष होने के नाते ये विषय बन जाता है कि एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी, वो IAS IPS कैसे बनता है, ऐसे क्या ग्रह होते हैं जो उनको एक IAS या IPS लॉबी तक ले जाते हैं और बड़े अधिकारी उच्च पद पर सुशोभित होते हैं, और एक आम आदमी कैसे राजनीति में आता है और बड़ा पद प्राप्त कर लेता है। तो इस पर शोध करना मेरे को अच्छा लगता है। तो ये कई बार ये बातें पंडित जी आती हैं सामने के भाई ज्योतिष ये तो कुछ सब झूठी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो देखिएगा, अपना अपना है। आपकी उंगलियां बराबर नहीं है, मेरी उंगलियां बराबर नहीं है। जब उंगलियों की बनावट एक नहीं हो सकती, तो आदमी की सोच कैसे एक मिल सकती है। दूसरी बात, यदि हम, जो आदमी ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, हो जाता है, ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, ज्योतिष गलत हो सकता है, उसकी गणना गलत हो सकती है। उसी प्रकार जो डॉक्टर होता है, अब एक डॉक्टर का किसी पेशेंट को दवाई नहीं लगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ मतलब डॉक्टरी विद्या गलत हो गई। डॉक्टर गलत हो सकता है, डॉक्टर विद्या नहीं गलत हो सकती। यदि हम, जो आदमी ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं करता और भगवान पर विश्वास नहीं करता, तो हम उसको ये वाली बात जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि हवा को देखा है, हवा को कोई नहीं देखता, हवा को सिर्फ महसूस किया जाता है। उसी प्रकार ईश्वर को और ग्रहों को महसूस किया जाता है जब उसके साथ घटनाएं घटती हैं। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि आप इस विद्या में पारंगत हैं और तमाम, जैसे हमने देखा है, आप जो तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं आपके टच में रहते हैं, तमाम जो कई बॉलीवुड कलाकार हैं या जो गायक हैं वो आपके संपर्क में रहते हैं, उनकी भविष्यवाणी आपने की है, उनको एक रास्ता भी दिखाया है। तो ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि ज्योतिष गलत नहीं है, उसको देखने वाला गलत हो सकता है। बिल्कुल। तो पंडित जी, अगर अहम बात मैं करूं आज के समय की, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में आपका क्या आकलन है? देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने आज तक हार का स्वाद चखा नहीं है, और दूसरी, बहुत मजबूती के साथ वे भारतीय शासन पर विराजमान हैं। पहले 3 बार राजस्थान के गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, और उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री से निकलकर वो भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री के पद पर, उच्च पद पर, जो भारतीय राजनीति का उच्च पद होता है प्रधानमंत्री का, उसे सुशोभित किया, और पिछले 2 कार्यकाल से लगातार बहुत ज्यादा बहुमत के साथ जीतकर आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं 2021 का जो वर्ष है, ये मोदी जी का थोड़ा टफ टाइम होगा। 2021 थोड़ा उनको अनेक परेशानियों से जूझना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं, और उनके चेहरे को देखकर मैं ये चीज़ देखता हूं कि वे बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। वे बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपनी निर्णयों को बड़ी मजबूती के साथ जनता के सामने रखते हैं। उसका निर्णय जनता क्या लेती है, क्या नहीं लेती, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने निर्णयों को बड़े मजबूती के साथ जनता के सामने रखते हैं, और वो अपने निर्णयों से पीछे हटते नहीं हैं। लेकिन 2021 का, जो मैं उनकी जन्म कुंडली को महसूस कर रहा हूं, जो मुझे प्राप्त हुई है विगत सूत्रों के द्वारा, 2021 का जो वर्ष होगा, वो नरेंद्र मोदी जी को अपने निर्णयों पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। 2021 उनके लिए अच्छा मैं नहीं समझता अच्छा जाएगा, ज्योतिष गणना के अनुसार। आपकी जो गणना है वो कहती है कि 2021 में, जी 2021 में ये भी हो सकता है उनकी थोड़ी शाख को थोड़ा धब्बा लगे, या उनको अपने लिए गए निर्णयों के द्वारा सोचना पड़े, और वो जो निर्णय लेंगे, राजनीतिक उथल पुथल को आप इस विषय में भी लेके चल सकते हैं कि जो वे अपने निर्णय लेंगे उसके द्वारा जनता बहुत सड़कों पर उतरने वाली है, और आने वाले वर्ष भारतीय राजनीति के लिए बड़े उथल पुथल वाले साबित होंगे। और 2021 मैं मोदी जी का अच्छा नहीं मानता हूं, और आप देख ही रहे हैं, जब से 2021 शुरू हुआ है, किसान आंदोलन जगह जगह अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। अब 2-3 दिन से बैंक कर्मचारियों का भी मामला, और ये इसको हल्के में ना लें आप देखना, यदि राम कुमार जी आपकी और हमारी दोबारा मुलाकात होती है, तो आप ये महसूस करेंगे कि जनता सड़कों पर बहुत उतरने वाली है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की साख पर भी ये वाला साल धब्बा पहुंचाएगा। ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में 1 या 2 स्टेट्स में जो बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं वो बगावत भी करें। अच्छा पंडित जी, ये तो बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में।
अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के बाद ऐसा कौन सा नेता है जो आप अपनी ज्योतिष गणना के हिसाब से देखते हैं? राम कुमार जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है। और आज भारत की जनता भी इस विषय को जानने के लिए मैं समझता हूँ ज़्यादा उत्सुक हो कि नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष का कौन सा लीडर आएगा, या ऐसा कौन लीडर है जो नरेंद्र मोदी जी के सामने डटकर खड़ा हो सकता है। तो आप फिर मेरी बात को थोड़ा हंसी में लेंगे, लेकिन मैं समझता हूं जिस व्यक्ति को जनता वृद्धावस्था में मान चुकी है या ये मान चुकी है कि बूढ़े हो गए हैं, अब राजनीति उनकी खत्म हो रही है, तो मैं दोबारा भारत की जनता को उस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि शरद पवार, अच्छा, शरद पवार आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होंगे। जो भारत में मेन व्यक्तियों की कुंडली में देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन ज्यादा डटकर खड़ा हो सकता है, या कौन उनको अपने राजनीतिक चातुर्य से उनको क्षति पहुंचा सकता है या उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप महसूस करेंगे आने वाले टाइम में शरद पवार अपोजिशन ऑफ द लीडर बनेंगे। आप ये वाली बात मेरी लिख लीजिएगा, जो विपक्ष को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। और उनका अभी शरद पवार जी का, लिख लीजिएगा मेरी बात को, शरद पवार जी का अभी क्रीम समय आना बाकी है। तो देखिए, बड़ी बात एक पंडित जी ने आज यहाँ कही है नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बारे में। अब ये तो क्योंकि भविष्य ही बताएगा कि ये कहाँ तक सत्यता नजदीक और नजर आती है। और आज आपको एक चीज और बताऊंगा मैं, कांग्रेस में लोग बाग कह रहे हैं कांग्रेस में लीडर कौन बनेंगे। मैं बताऊंगा आपको कांग्रेस में लीडर, कांग्रेस में आने वाले टाइम में यदि संगठन के पॉइंट ऑफ से कांग्रेस किसी व्यक्ति को, क्योंकि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है भारतवर्ष में, तो कांग्रेस को मैं, ये आपकी जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हर जगह जाएगी आपकी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में यदि वे अशोक गहलोत जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपें, तो अशोक गहलोत जी के सितारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में अशोक गहलोत जी भी किसी बड़े पद को सुशोभित करें कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो इसलिए मुझे सिर्फ दो व्यक्ति नजर आते हैं। लोग बाग ममता बनर्जी की तरफ भी देख के चलते हैं। कांग्रेस को सलाह देना चाह रहे हैं, ये मैं कांग्रेस को सलाह देना चाह रहा हूं। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, लोग बाग ये भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष की नेता बनेंगी, ये लोग बाग सोच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा, प्रारंभ में कहा कि मैं मीडिया के आधार पर नहीं चल सकता। ममता बनर्जी की जो, अभी वैसे मेरे पास ऑथेंटिक आय नहीं है, लेकिन जल्दी आए, मैं जो समझता हूं उसके अनुसार ममता बनर्जी सिर्फ कलकत्ता तक या एक दो व्यक्तियों तक तो निर्भर रह सकती है, मतलब एक दो स्टेट तक तो निर्भर रह सकती है, या सिर्फ कलकत्ता की लीडर तो बनकर उभर सकती है। लेकिन यदि हम ये वाली बात कहें कि वे प्रतिद्वंदी बन जाए नरेंद्र मोदी जी की, तो ऐसा मेरे को नहीं लगता। मेरे को सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर अशोक गहलोत और विपक्ष के लीडर के रूप में मैं सर्वप्रथम जो नाम लूंगा शरद पवार जी का। और आप आने वाले समय में ये चीज देख लेना, शरद पवार अपोजिशन ऑफ द लीडर बनेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी के सामने रुकावटें पैदा करेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में अभी बड़े पद पर आना बाकी है, उनका क्रीम आना बाकी है, अभी एक टर्म में उनका क्रीम आना बाकी है। ये आप लिख लीजिएगा, वे अपने बुद्धि के बल पर, चतुरता के बल पर बड़े पद को सुशोभित करेंगे आने वाले टाइम में। और महादेव, आगे महादेव की इच्छा क्या। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पंडित विभू गौड़ जी, जिन्होंने कि जो मैंने अब आपको बताया कि भविष्यवाणियाँ उनकी सटीक साबित हुई हैं और अपनी बात को मजबूती के साथ रखते भी हैं, क्योंकि ज्योतिषीय गणना, जैसा कि उन्होंने कहा कि ज्योतिष गलत नहीं है, देखने वाला गलत हो सकता है। तो मोबाइल टुडे भारत में आज इतना ही, और हमारी जो शुरुआत है, जो इस तरह के प्रतिभाशाली लोग हैं उनको हम सामने लाएंगे और समाज से रूबरू कराएंगे, लेकिन आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स हमको और मजबूती प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स में हमें बताएं, अगर कोई प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति या बच्चा या कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर मौजूद है, आप हमें बिल्कुल बताएं, ताकि हम वहाँ पहुँचकर उसकी बात को समाज में रख सकें। तो आज मोबाइल टुडे भारत में इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।